नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आपका यूट्यूब शिक्षक अनिल कुमार और आज मैं पढ़ाऊंगा मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का टॉपिक। तो आज मैं पढ़ाऊंगा मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। द मोड डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऑर्गेनिज्म का बॉडी जिस प्रकार का रहता है ठीक उसी प्रकार का मोड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब देखिए वो कई प्रकार के होते हैं मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला देखिए फिशन। तो फिजन जो है क्या होता है? ए सेल splits into two or more equal parts and each part is capable of developing into a new individual, e.g. बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ etc. तो फिजन, एक सेल अपने आप को या तो दो भागों में बांटता है या दो से अधिक भागों में बांट लेता है और प्रत्येक भाग, प्रत्येक पार्ट जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है। तो वही जो मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फिजन के नाम से जाना जाता है। और यह जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड पाया जाता है, जो प्रोसेस होती है, वो मुख्य रूप से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जैसे बैक्टीरिया हुआ, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है। तो इन सभी में फिजन जो है मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यह भी देयर आर टू टाइप्स डिफरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन। पहला हो गया बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूलित वातावरण जब आता है, जब किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फेवरेबल कंडीशंस रहते हैं, अनुकूलित वातावरण रहते हैं, तो वैसे स्थिति में द डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ ए सेल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने शरीर के सेल को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं और दो बराबर भागों में जब बांटते हैं तो फिर दो न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है जो डॉटर सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि मदर अमीबा है, अपने शरीर को दो भागों में बांटने के लिए सबसे पहले स्यूडोपोडिया को समेट लिया। समेटने के बाद फिर न्यूक्लियस को बीच से प्रेस किया, दबाया और दबाने के बाद न्यूक्लियस भी दो भागों में, साइटोप्लाज्म और अन्य जो भी सेल के कंपोजिशंस होते हैं उन सभी को दो बराबर भागों में बांट लिया। और तब जब सभी कंपोजिशन दो भागों में बट गए तो अपने आप को फिर दो टुकड़ों में अलग अलग कर लिया। तो इस प्रकार वन मदर अमीबा से दो डॉटर अमीबा का निर्माण हो गया। तो इसे ही कहेंगे बाइनरी फिजन, क्योंकि वन सेल से दो न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो गई। अब देखते हैं आगे। तो दो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई, टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो इस प्रोसेस को हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा का हम बता दिए हैं। उसके बाद है दूसरा मल्टीपल फिजन, वो था बाइनरी फिजन, अब है मल्टीपल फिजन। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण जब आता है, प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो उस समय ए पेरेंट डिवाइड्स एंड स्प्लिट्स इंटरनली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो
अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल फ्यूजन करते हैं, और इसमें अंदर ही अंदर जो है एक मदर सेल कई असंख्य डॉटर सेल के रूप में डेवलप्ड हो जाते हैं। तो हेयर अ सिस्ट इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल। तो अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए सेल के चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण होता है जो सिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक सिस्ट चारों ओर से आवरण, एक कठोर आवरण सेल के चारों ओर बन जाता है जो सेल को अनफेवरेबल कंडीशन से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो ऊपर से सिस्ट बन जाता है और न्यूक्लियस जो अंदर में पाया जाता है वो अंदर ही अंदर जो है माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा कई सेल में विभक्त हो जाता है। मेनी डॉटर सेल्स, मेनी डॉटर न्यूक्ली का निर्माण करता है। जितना न्यूक्ली निर्माण होता है उतने सेल्स जो है अंदर ही अंदर बनना शुरू हो जाता है। मल्टीपल फ्यूजन इज इन पैरामीशियम, देख लीजिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसे जो है मल्टीपल फ्यूजन होता है? तो न्यूक्लियस है, सेल है, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया तो वह अपने चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण कर लिया जिसे हम लोग सिस्ट वॉल कहते हैं। उसके बाद अंदर ही अंदर जो है सो मल्टीपल फ्यूजन होने लगा। मल्टीपल फ्यूजन होने के बाद जो है तब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया तो फेवरेबल कंडीशन आने के दौरान जो सिस्ट है, सिस्ट वो बर्स्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। जैसे ही सिस्ट टूटता है फेवरेबल कंडीशन आने पर तो उसके अंदर जितने भी असंख्य डॉटर सेल्स बने हुए रहते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और उतने न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो एक बार में मल्टीपल यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति जो है वो हो जाती है और जो पुराना मदर सेल होता है वो अपने आप जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार प्लाज्मोडियम में, अमीबा में भी होता है, जितने भी यूनिसेलुलर है अधिकतर में बैक्टीरिया में भी होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बाइनरी फ्यूजन जो है वो संभव होता है। अगला देखिए बडिंग। ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। एक बड का निर्माण होता है, एक बड का निर्माण होता है ऑर्गेनिज्म के शरीर के किसी विशेष भाग में, और वहां पर वो बड यानी कि कली का निर्माण होने के बाद दीज बड्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हेन दे मैच्योर। वो बढ़ने लगते हैं, जो बड का फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और बढ़ने के बाद जब वे मैच्योर हो जाते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो मदर पेरेंट के शरीर से वो अलग हो जाते हैं और जैसे ही अलग होते हैं तो वे एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप्ड हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है वो अस्तित्व अपना पा लेते हैं, जीवन यापन करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रा है और ईस्ट है। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा में देखिए हाइड्रा का स्ट्रक्चर पिक्चर में दिखाया गया है कि पेरेंट हाइड्रा है, उसमें से एक डेवलप्ड हुआ बड, बड जो है जैसे ही मैच्योर हुआ तो फिर न्यू बड जो है मैच्योर हो गया तो फिर अलग हो गया और एक से दो हो गया, दो न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो गई, एक जो पुरानी वाली थी और दूसरी भी जो बड के रूप में बना था वो, तो एक से दो हो गया। इसी प्रकार ईस्ट सेल में देखिए एक ईस्ट सेल है, उसमें बड निकल रहा है, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई, बड अलग हो गया। और इसमें खास बात है ईस्ट सेल में कि एक बड का एक चेन के रूप में प्रोडक्शन कर लेता है, एक ही बड में से दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा पांचवा, इस प्रकार एक
मिनट में असंख्य लाखों की संख्या में जो है ईस्ट सेल अपना चैन के रूप में न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेता है। इसलिए देखते होइएगा कि ईस्ट पाउडर जो हम लोग बेकिंग पाउडर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ईस्ट पाउडर जब हम लोग डालते हैं आटा में गूंथ करके और आधे घंटे के लिए जब छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, उसका आयतन भी बढ़ जाता है। और जब उससे हम लोग कोई भी खाद्य सामग्री बनाते हैं तो वो मुलायम रहता है, सॉफ्ट रहता है, क्योंकि उसमें से जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है ईस्ट सेल में, उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जिससे कि उसमें हवा भर जाती है बीच बीच में, जिससे जो है सो वो सॉफ्ट भी हो जाता है और इसके संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो है यूजफुल यूनिसेलुलर है, इसलिए हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो इस वीडियो में रहने देते हैं यहीं तक, फिर आगे देखेंगे स्पर फॉर्मेशन और अन्य फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।